targets 2020. Am I right? यहाँ तक कराया था आपको सर ने? Yes, sir. Okay, so just to summarize this thing, the European Union had kept the target of 2020, which means that it will aim to reduce 20% cut in the greenhouse gas emissions by 2020. It will increase its renewable energy by 20% by the year 2020, and it will cut its energy consumption by 20% again by the year 2020. So ये सब एक theoretical you can say कि planned रहता है कि we are signing a treaty or we are deciding something कि हमें इस साल तक हमारा ये गोल होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स रियलिटी अलग होती है और कई बार ये गोल्स मीट नहीं होते, राइट? एंड जैसे बीच में पैंडेमिक आ गया तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, करेक्ट? सो दीज टारगेट्स आई डोंट नो व्हाट इज देयर ऑन द रियल स्केल राइट नाउ। ये टारगेट्स कई काफी पहले बनाए गए थे, बट या दिस इज व्हाट दे हैड प्लान्ड टिल द ईयर 2020। रियलिटी मे बी डिफरेंट, पैंडेमिक की वजह से काफी अलग असर हुआ है एनवायरनमेंट पे, तो चलो पॉजिटिव असर हुआ है, बट कुछ चीजें जैसे एनर्जी कंजम्पशन ये कट हो गया था। रिन्यूएबल एनर्जी में भी कि बढ़ा नहीं पाए होंगे वो, बिकॉज पूरा इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो भी इक्विपमेंट चाहिए रहता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो पूरा बंद पड़ा था, राइट? सो मे बी दिस टारगेट माइट हैव बीन अचीव्ड, दिस वन माइट हैव बीन अचीव्ड, but this one may be doubtful because transportation and manufacturing was stopped everywhere in the world. Okay, so do you agree with me that these things might have been possible? Yes, sir. राइट, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस, बिकॉज टारगेट्स तो हम हमेशा बनाते हैं, है ना? आप भी जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो आप सोचते हो कि आप 5 यूनिट पढ़ोगे या 6 यूनिट पढ़ोगे, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है, टाइम कम होता है, तो आप 4 यूनिट बोल दो कि चलो 4 यूनिट करते हैं पर अच्छे से करते हैं, है ना? फिर जैसे जैसे और टाइम कम हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि यार 2 यूनिट भी हो जाए अच्छे से और बाकी सब देख लेंगे। धीरे धीरे जैसे आपका टारगेट टाइम क्लोजर आता है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स भी चेंज होते हैं, correct? So these were earlier planned, the reality becomes very much different, right? So we are talking about carbon trading, carbon credits. Can someone please summarize for me what have you understood by the term carbon credit? It means if a country producing more carbon, then they can purchase carbon trading from a country which produce oxygen. I mean, so which absorb the carbon dioxide. It's called carbon trading. Okay, fine. Any other answer? Carbon credit क्या होता है? Simply can someone define it please? You can type in the chat box if you're not comfortable to unmute and speak. Can someone please define the term carbon credit? क्या होता है? The process of buying and selling um, permits and credits that allow the permit holder to emit carbon dioxide. Okay. इसके पहले भी जिसने मुझे आंसर दिया था, दैट इज समथिंग कॉल्ड कार्बन ट्रेडिंग, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे थे कि कार्बन क्रेडिट का क्या डेफिनेशन है? नो आंसर। लेट मी गो बैक। आपको ये वीडियोस में बताया होगा तो
I think you might have attended these videos. So carbon credit is nothing but it's like 1 ton of greenhouse gas emission that has been produced. अब ये जो प्रोड्यूस हुई है वो एक कंपनी की वजह से हो सकती है, ये एक फैक्ट्री की वजह से हो सकता है, कंट्री की वजह से हो सकता है, स्टेट की वजह से हो सकता है, कैन बी एनीथिंग. ओके, सिंपली इट्स लाइक 1 ton ऑफ CO2 रिलीज्ड. बट CO2 बोलना भी गलत होगा क्योंकि अगर कोई भी दूसरा ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे मीथेन है तो मीथेन के कॉन्सेंट्रेशन को आप CO2 के कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करके उसको कार्बन क्रेडिट में एक्सप्रेस करते हैं. थिंक ऑफ इट एज अ करेंसी. जैसे आपके बिटकॉइन होता है ना वर्चुअल करेंसी, वैसे ही कार्बन क्रेडिट भी एक वर्चुअल करेंसी है जो आपको पोल्यूशन एक्सचेंज की फैसिलिटी देता है. ओके, यू हैव दीज मेनी क्रेडिट्स. आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपके पास इतना क्रेडिट आपको दिया जाता है, यू कैन पोल्यूट ओनली दिस मच. ओके, जैसे कि आपको 4 क्रेडिट्स दिए, दैट मीन्स यू कैन ओनली एमिट 4 ton ऑफ CO2 फ्रॉम योर इंडस्ट्री. इट कैन बी एनुअली, इट कैन बी बाई एनुअली, वॉट एवर द टाइम ड्यूरेशन इज. तो अगर आपको 4 कार्बन क्रेडिट दिया है इसका मतलब ये है कि यू कैन प्रोड्यूस ओनली 4 ton CO2. उससे ज्यादा करोगे यू विल गेट फाइंड. ओके, अब उसका ऑल्टरनेटिव फिर लोग ढूंढते हैं जैसा आपने मुझे अभी बताया, विच इज समराइज्ड ओवर हियर. इसका ऑल्टरनेट लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि अगर हमें 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 पता है कि हम ज्यादा पोल्यूट करने वाले हैं तो पास वाली इंडस्ट्री जो कम पोल्यूट करने वाली है उससे कार्बन क्रेडिट्स खरीद दो. ओके, या फिर एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ये रहता है कि एक डेवलपिंग कंट्री में, किसी भी डेवलपिंग कंट्री में जाके पेड़ पौधे उगा लो, वहां कुछ अच्छे काम कर लो एनवायरमेंटली, एंड देन यू क्लेम दैट वी हैव डन समथिंग गुड इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो हमें उसके कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए. सो यू कैन लाइक हमारा जो पोल्यूशन अभी हो रहा है उसको थोड़ा बहुत माफ कर दो. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ट्रेडिंग? Yes, sir. Got it. ओके, मैं अपनी क्लास में पार्किंग का एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, मान लो आपके पास एक बड़ा सा पार्किंग लॉट है, कुछ सोसाइटी में आप रह रहे हो, आपको बोला गया है कि फॉर योर 1 फ्लैट आपके पास सिर्फ एक कार पार्किंग का स्पेस है. अब कुछ फ्लैट्स से कुछ लोग जिनके पास दो कार्स है, वो दूसरी कार कहाँ रखेंगे? राइट, दे कैन गो टू द नेबर जिसके पास कार नहीं है बट पार्किंग स्लॉट है. ठीक है, तो दे विल गो टू दैट नेबर एंड दे विल से कि देखो आपके पास तो खाली स्पेस है, मुझे अपनी कार रखने दो, इसके बदले में मैं आपको कुछ गिफ्ट दे दूंगा, या उसके बदले में आपको कुछ लाइक फ्लावर पॉट या समथिंग आई गिव यू. अब मैं कॉलोनी के मेंटेनेंस में पैसे दूं एक्स्ट्रा पार्किंग स्पॉट के, उससे अच्छा मैं आपको दे दूं थोड़ा सा गिफ्ट वगैरह. राइट, दिस इज व्हाट कंपनीज डू फॉर द कार्बन क्रेडिट एंड कार्बन ट्रेडिंग. किसी दूसरे डेवलपिंग कंट्री में जाके कुछ काम करके देन दे क्लेम, या फिर ऐसे सेटलमेंट कर लेते पास वाली इंडस्ट्री से. ठीक है, अगर आप ऐसा सेटलमेंट नहीं करते हो तो क्या ऑप्शन रहेगा? कॉलोनी के बाहर आपको कार खड़ी करनी पड़ेगी. तो दैट यू डोंट वांट. थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके यू जस्ट वांट कि चलो ठीक है जो भी है इट विल बी इन फ्रंट ऑफ माय आईज. करेक्ट? कैन यू रिलेट विद दैट एग्जांपल? Yes, sir. But I have doubt of like the companies are providing the carbon credits or the state or the international organization. The authorities, state and the international organizations. ओके, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के जो रूल्स होते हैं वो CPCB बनाता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और फिर वो स्टेट के पास पावर होता है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. वो लोग तय करते क्या लिमिट होना चाहिए. बट इंडिया में अभी ये सिस्टम बहुत कम है. ठीक है, इस चीज का सिस्टम बहुत कम है. इट्स मोर इन यूरोपियन कंट्रीज. ओके, इट्स मोर इन यूरोपियन कंट्रीज. राइट, सो इंडिया में अभी चल रहा है, इसलिए जो नेक्स्ट स्लाइड्स है दे आर अबाउट द कोलैबोरेशन बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया. ओके, दैट इज द स्कीम दैट यूरोपियन यूनियन में जो चल रहा है. इट्स लाइक द बेस्ट वे टू कंट्रोल दिस पोल्यूशन. ठीक है, वो ये कार्बन क्रेडिट वाला सिस्टम अभी यूरोपियन यूनियन में ज्यादा है. इंडिया में दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू द ग्राउंड लेवल. ठीक है, तो उसके लिए जो यूरोपियन यूनियन में स्कीम चल रही है उसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू इंडिया. ओके, ठीक है, दैट विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड. सर वो एयरक्राफ्ट की टिकट मतलब प्लेन की टिकट जब हम बाय करते हैं तो उसमें जो कार्बन का जो टैक्स लगता है वो इस पार्ट का है. Yes, but it's not there everywhere.
है ना। अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा परसेंटेज टैक्स रहता है कार्बन टैक्स के नाम से, बट इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। वो भी वो भी चीज इसमें है, इस प्रेजेंटेशन में है, सो वील कवर दैट आल्सो। उसके जितने फायदे उससे ज्यादा तो नुकसान है। वील डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी। ओके, शुड वी प्रोसीड? Yes. ठीक है। अब ये रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स देने के तरीके होते हैं। जैसे कुछ कंपनी में आप ज्वाइन करोगे कभी, कंपनी में क्या होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, दे विल गिव यू समवॉट इंक्रीमेंट, इतना कुछ देंगे या फिर कुछ गिफ्ट कार्ड्स दे देंगे। दैट इज द वे ऑफ टेलिंग कि ओके यू आर डूइंग अ गुड जॉब, दिस इज आर अप्रिसिएशन फ्रॉम आर साइड। ठीक है। सिमिलरली कार्बन क्रेडिट्स और इन इंडस्ट्रीज के लिए ऐसे इंसेंटिव्स रखे जाते हैं। ओके, यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द एनवायरमेंट, आपने अपना पोल्यूशन कट किया है कंपेयर टू द लास्ट 5 years और समथिंग लाइक दैट, और यू आर डूइंग सम ट्री प्लांटेशंस एवरीथिंग, तो उसके लिए रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ओके, देन एज आई सेड, जो सेकंड ऑप्शन था कि किसी दूसरी कंट्री में जाके, किसी डेवलपिंग कंट्री में जाके वहां पे आप कुछ वेजिटेशन ग्रो करो, अवेयरनेस पैदा करो, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो रिवॉर्डेड। ठीक है। Then you reduce pollution without damaging the competitiveness. This is the, like you can say, one of the most important points. Reducing pollution without damaging the competitiveness. अगर आप जर्मनी वगैरह की बात करो, दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, है ना। ऑटोमोबाइल्स में पोल्यूशन तो होता है, चाहे वो वाटर के लिए हो, एयर हो, पोल्यूशन होता है वहां पे। ओके, सो इट डज नॉट मीन कि आप अपने सारे प्रोडक्शन ही बंद कर दो। इस ऐसा कुछ होगा तो आपकी कंट्री ग्रो नहीं करेगी, राइट। सो वी वांट अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चर। वी वांट आवर मार्केट वैल्यू टू होल्ड गुड, है ना। मार्केट में हमारा अच्छा प्रोडक्शन हो, कंपटीशन सब कुछ हो, बट पोल्यूशन कम हो जाए। तो हाउ द कंपनीज विल डू इट विल बी बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। ठीक है, उनके इंजन में, कैटालिटिक कन्वर्टर में, इन सब चीजों में वो नए टेक्नोलॉजीज यूज करके कोशिश करेंगे कि पोल्यूशन कम से कम हो। हाँ, या फिर जो बायो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर मिनिमल। So this is how the companies will do. Okay, and these things are taken note by the governments. Again, as I said कि इंडिया में अभी इसका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है compared to European Union. Okay, so these are some rewards and incentives. Now we come to that collaboration of that European Union and India, या फिर a developed country and a developing country. ठीक है, I'll put all the details here. ठीक है। सो समथिंग कॉल्ड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। जैसे मैंने अभी थोड़ा बातों बातों में आपको बताया कि कोई कंपनी या कोई कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा पोल्यूट कर रही है, उसके पास एक और ऑप्शन रहता है कि किसी डेवलपिंग कंट्री में जाके वहां पे पेड़ पौधे उगाए, वहां पे कुछ अच्छा काम करे एनवायरमेंट के लिए, और अपनी कंट्री में वो क्लेम करे कि देखो हमने इस दुनिया के दूसरे एंड पे हमने जाके अच्छा काम किया है, समथिंग गुड फॉर द इन्वायरमेंट, वी हैव डन सम ट्री प्लांटेशन, सो हमें उस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। यू कट आर टैक्स, हम पे फाइन मत लगाओ, राइट। यू कंसिडर आर कार्बन क्रेडिट्स, सो दे विल क्लेम लाइक दैट। सी, अब इसके दो चीज नोट करने लायक है। वन इज, जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्री है जहां पे वो लोकेटेड है इस वक्त, लेट्स से वो यूएस में है, उधर वो पोल्यूशन कम नहीं कर रही है। वाई? अगर पोल्यूशन कम करेंगे तो उनका हो सकता है प्रोडक्शन और मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि 100 कार बना रहे हुए 50 कार बनाना चालू कर दे पर डे, बिकॉज पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। सो वेयर दे आर लोकेटेड, दे आर नॉट डिक्रीजिंग द पोल्यूशन ओवर देयर। ठीक है, तो उसके लिए उनके फाइन पड़ेगा उनके गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से। उसका ऑल्टरनेटिव वो क्या ढूंढते हैं, किसी और कंट्री में जाके वो प्लांटेशन और वो सब करे और अपनी कंट्री में वो क्लेम करे, देखो हमने कुछ अच्छा काम किया है। एनवायरमेंट की जो पोल्यूशन है वो तो ग्लोबल फिनोमिनन है, इट्स नॉट लिमिटेड बाय द कंट्रीज बाउंड्रीज, राइट। सो इट विल से लाइक दिस एंड इट विल क्लेम कि देखो हमने अच्छा काम किया है, गिव अस द टैक्स रिडक्शन, हमें कार्बन क्रेडिट दो, हम पे फाइन मत लगो। दिस इज समथिंग कॉल्ड द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। सो इट अलाउज द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, अभी मैं कंपनी की बात कर रहा था, ये चीज कंट्री लेवल पे भी एप्लीकेबल है। So it allows the industrialized countries to invest in some projects in developing nations. ठीक है, कहीं पे कुछ सोलर प्लांट लगा रहे हैं, कहीं पे विंड पावर का जनरेशन कर रहे हैं किसी और कंट्री में, राइट। सो दैट
globally environmental pollution will come down and they can claim those points in their own country. Okay, you can see all these news articles are there. So tell me one thing, I would like to ask you, वो लोग अपनी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं कर रहे? Why are they not doing the plantation in their own country या फिर solar power या wind energy? Why are they going to a developing country and doing the same? Can someone guess why it is happening? Did you understand my question? सर टैक्स की वजह से। ओके, कौन सा टैक्स? ओके, ड्यू टू कॉस्टिंग मे बी। डिड यू अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन? फर्स्टली ये मैकेनिज्म समझ आए क्या होता है? ओके, व्हाट इज द रीजन? व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हो सकते हैं? Sir, can you please repeat because there is a network issue. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट कि ये क्या होता है डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में? Yes, sir. तो आई एम आस्किंग कि ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज में जो इंडस्ट्रीज है वो ऐसा अपने कंट्री में क्यों नहीं करते कि पेड़ पौधे लगा दिए और विंड पावर जनरेट कर दिया, सोलर पैनल किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है? व्हाई आर दे गोइंग टू अ डेवलपिंग नेशन हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर दिस पर्पस? अपने कंट्री में इन्वेस्ट करें, वहां पोल्यूशन कम हो जाएगा। So, मतलब वहाँ का वेदर सूट ना करता हो या वहाँ लैंड कम हो, there are many reasons. ओके, राइट, बोथ ऑफ द रीजंस आर करेक्ट व्हिच यू टोल्ड। सबसे पहली बात तो हो सकता है उस कंट्री में विंड पावर या फिर सोलर पावर के लिए रिसोर्सेज ही नहीं हो, है ना? विंड पावर कहाँ अच्छा होता है? कोस्टल एरियाज में जहाँ पे विंड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। सोलर पैनल इन हॉट एरिड एरियाज जहाँ सन होता है। तो हो सकता है जिस कंट्री में वो कंपनी लोकेटेड हो उधर ये रिसोर्सेज नहीं हो। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द कॉस्ट। वही काम अगर वो अपनी कंट्री में करेंगे, अगर उनको अपनी कंट्री में 1 एकड़ का सोलर फार्म खोलना है तो मे बी इट विल टेक 4 टाइम्स द प्राइस फॉर देम, और वही काम अगर वो इंडिया में आके करते इट विल टेक लाइक 1/4 ऑफ द प्राइस, राइट? कॉस्टिंग इज द मेन डिफरेंस। इसलिए इस चीज को बहुत फ्रॉडुलेंट और क्रिटिसाइज किया गया है। व्हाट कंपनीज और कंट्रीज फील इज कि चलो हम तो हमारा जीडीपी बढ़ाते हैं अच्छे से हम पूरा पॉल्यूट करते हैं, कोई बात नहीं, हम चाइना या इंडिया या अफ्रीका जाके किसी रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, हो गया काम, राइट? और कोई कुछ बोल भी नहीं पाता बिकॉज एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल फिनोमिनन, किसी कंट्री से लिमिटेड नहीं है। तो दिस इज व्हाई द स्कीम इज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट, राइट? डू यू गेट माय पॉइंट व्हाई दिस थिंग इज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट? सर बट वो जो पॉल्यूशन वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्रिएट होगा तो वो तो उनको भी अफेक्ट करेगा ना ज्यादा। बिल्कुल अफेक्ट करेगा, बट ये सारी कंपनीज है ना जो सिटी से बहुत दूर होती है या रूरल एरियाज में रहती है, तो अफेक्ट किनको करेगा? जो इमीडिएटली रहे हुए हैं, उनका ग्राउंड वाटर खराब होगा, उनका सॉइल कंटेमिनेट होगा, उनको दिक्कत होगी गंदी हवा मतलब ब्रीथ करने में। अर्बन एरिया को तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा या फिर डिस्पर्स हो जाएगा वो चीज, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन पे। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। है ना? दुनिया की सबसे पोल्यूटिंग कंट्रीज कौन सी है? I mean, in terms of carbon footprint, Yes, you can say that. सर तो सर पेट्रोलियम प्रोडक्शन और कोल प्रोडक्शन वाले कंट्रीज ही आएंगे, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, रशिया। Not exactly. US is the most polluting country on the planet. But अगर आप US जाओगे, you will get clean air, clean water, clean soil. Why? वो अपना पूरा pollution एक तरीके से export कर देता है दूसरी countries को। हाँ, one thing that we have to give them applaud for is कि उनके जो standards है, air quality standards, water quality standards, वो बहुत अच्छे से मतलब फॉलो किए जाते हैं। अगर कोई भी कंपनी ऐसा ज्यादा पोल्यूट कर रही है उसको तुरंत वहां पे बंद कर दिया जाएगा कि तो वो जो स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। सो दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज व्हाई दे हैव बीन एबल टू मेक इट अ क्लीन
एयर, क्लीन वाटर, क्लीन सॉइल जोन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस पॉल्यूट नहीं करता. इट इज द मोस्ट पॉल्यूटिंग कंट्री ऑन द प्लैनेट. क्या करता है, सॉलिड वेस्ट से कुछ है तो वो कंटेनर भर भर के शिप के कंटेनर भर भर के चाइना या ताइवान या कहीं ना कहीं और भेज देता है कि देखो हमारा हेडेक हो गया खत्म, आप संभालो, इसके बदले हम आपको इतने पैसे दे देंगे. दिस इज व्हाट हैपेंस. डिड यू नो अबाउट दिस? Yes, sir, I have read in a article. है ना. सो कई बार अभी क्या कंट्री समझने लग गई कि यार ठीक है पैसा तो मिल रहा है बट हमें हार्म ज्यादा हो रहा है. तो ऐसा कई बार हुआ है अभी रिसेंटली कि यूएस ने भर भर के कंटेनर शिप्स जापान भेजे और जापान वालों ने मना कर दिया हम अपने कोस्ट पे नहीं आने देंगे. या फिलीपींस में हुआ था, आई रिमेम्बर इट वाज फिलीपींस. फिलीपींस में बोला था कि देखो रखो अपने पैसे अपने पास, लेके जाओ अपना कचरा वापस, हम लोग नहीं कर सकते वो. राइट. सो दीज थिंग्स आर द ट्रिक्स टू हैंडल थिंग्स. इसलिए ये सारी जो स्कीम से बहुत क्रिटिसाइज की जाती है. ओके. राइट. देन द थिंग कम्स कि चेंज कैसे ला सकते हैं हम, हाउ कैन वी ब्रिंग सम चेंज. सो एट एन इंडिविजुअल लेवल तो कई लोग करते हैं, कई लोग कर रहे हैं जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं. आपने अभी न्यूज आर्टिकल्स पढ़े होंगे जो पद्म भूषण अवार्ड्स मिले थे. इट वेंट टू एन एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल. डू यू रिमेंबर हर नेम फ्रॉम कर्नाटका? उनकी इमेज या पिक वगैरह देखी थी न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में? Yeah, Tulsi Gowda, right? यस. है ना. तो इंडिविजुअल स्केल पे तो जितना लोग कर सकते हैं दे आर डूइंग, बट on a large scale if we want to make a difference the initiation should come from the government. ठीक है. अभी भी हमारी जो इकोनॉमी है, when we talk about Indian economy, much of it is dependent on the coal, thermal power plants. ठीक है. फिर आता है अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, बट एज ऑफ नाउ मैक्सिमम इज कोल. और अभी भी आपने देखा होगा कुछ लास्ट मंथ कोल साइट्स के ऑक्शन किए जाते हैं, है ना, टू दो माइनिंग कंपनीज जो लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट करके फिर थर्मल पावर जनरेशन बना सकते. ऑन वन हैंड वी टॉक अबाउट कि वी हैव टू गो फॉर क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, वी हैव टू गो टू लाइक मच बेटर एंड क्लीनर एयर, बट ऑन द सेम हैंड हम कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन कर रहे हैं, मतलब हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. सो बोथ दीज थिंग्स आर हैपनिंग. मे बी कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है इस चीज का, बट वी हैव टू शिफ्ट अवे फ्रॉम दैट कोल बेस्ड इकोनॉमी. Okay, so government is well, they drive the economy and everything including environment. तो अगर ऐसी कुछ पॉलिसीज आती है that we can reduce the dependency on coal or thermal power plant, then it will be good. But वो जो एक्ट या जो बिल है लेजिस्लेशन में लाने का, that should be from the government side. Right? Do you agree with me? Yes, sir. है ना. ये सारे पॉइंट्स पढ़ो, उन सब का एक ही इंडिकेशन है. somehow somewhere the government must intervene. ठीक है. अभी एक चीज अच्छी हो रही है कि जो पेट्रोल हम यूज करते हैं उसमें कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है, 10% ब्लेंडेड एथेनॉल अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है ये चीज. तो दैट इज अ गुड थिंग टू हैपन बिकॉज एथेनॉल एक बायोफ्यूल है. हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स पे से ही वो बनता है और वो पेट्रोल में थोड़ा बहुत मिक्स कर रहे हैं. सो इट्स स्टिल ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एज ऑफ नाउ, पूरे इंडिया पे नहीं हुआ है. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. इट्स अ गुड स्टेप. ओके. तो ये कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिंग, इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है. यू कैन सी ऑल दीज फ्लॉज आर देयर, स्कैम्स, $1 billion कार्बन क्रेडिट स्कैम्स, है ना. हाउ दैट क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो मैंने अभी बात किया, राइट. अपने कंट्री में पोल्यूट कर लो, थोड़ा बहुत कार्बन क्रेडिट्स खरीद लो. जो बड़ी कंपनीज है जो पोल्यूट कर रही है, दे हैव नो प्रॉब्लम. ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, 4 टन CO2 की जगह 8 टन प्रोड्यूस हो गए, जस्ट पे द फाइन. दे हैव दैट मनी टू पे द फाइन. यहाँ पे भी बहुत गड़बड़ होती है ना. पीपल नो कि हम पोल्यूट करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा,
थोड़ा बहुत फाइन भरना पड़ेगा, कर दो। एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री अफेक्ट नहीं होगी, हमारा प्रोडक्शन, हमारा प्रॉफिट, वो सब अफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज वाई पीपल टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज ऑफ दिस क्लीन डेवलपमेंट मिशन, राइट? यू कॉल इट एज अ फ्लॉड सिस्टम। बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं इस चीज के। पीपल or politicians or whatever, they can just pay little money, buy carbon credit, and the thing is done. कुछ फर्क नहीं पड़ता। True. So yeah, these are a lot of controversial things to discuss in the first place. And then when we talk about carbon prices or carbon tax, जिसे हम बता रहे थे, ठीक है? Up to here, is it clear what the drawbacks of these schemes are? Okay. Okay. So now we come to the carbon prices, जो हमें पर टन ऑफ CO2 के लिए फिक्स करने पड़ते हैं कार्बन क्रेडिट के लिए। अगर किसी को कार्बन क्रेडिट खरीदना है, देयर शुड बी प्राइस फॉर दैट, है ना? इट शुड बी प्राइस पर टन ऑफ CO2, कितना उस कंपनी को एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी मच वॉलेटाइल, मतलब ये ग्लोबल मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ओके, अगर रिसेशन आ गया, रिसेशन में पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाती है। यूएस में भी आया था, 2008 में आया था, यूरोपियन यूनियन में आया है। जहाँ पे रिसेशन होता है, इंडस्ट्रीज स्टॉप प्रोडक्शन, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी वर्कर्स को दे पाए, पीपल गो अनएम्प्लॉयड, तो द एंटायर सिस्टम कम्स क्रैशिंग डाउन। तो अगर इंडस्ट्रीज बंद हो गई, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, तो कार्बन क्रेडिट को खरीदने बेचने की बात ही नहीं आती है। तब क्या होता है, कार्बन क्रेडिट का प्राइस बहुत कम हो जाता है। लेट्स से कि रिसेशन के पहले अगर किसी कंपनी को कुछ 1 टन CO2 मतलब 1 कार्बन क्रेडिट के लिए पैसे भरने थे, लेट्स से इट्स 50,000। नाउ इफ देयर इज अ रिसेशन, दैट प्राइस विल कम टू 10,000। तो कंपनीज क्या करती है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि रिसेशन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, बट उस वक्त उन्हें कार्बन क्रेडिट का जो प्राइस मिलता है 10,000 मिलता है, तो वो क्या करते, बल्क में खरीद लेते हैं। ओके, दे बाय इन बल्क, और बाद में जब सब चीजें नॉर्मल होने लगती है, दे स्टार्ट पोल्यूटिंग लाइक हेल। व्हाई? बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द कार्बन क्रेडिट्स, पहले से उन्होंने प्रीपेड ऑर्डर करके रखा हुआ है। तो दिस इज ऑल दिस ड्रॉबैक, राइट? दिस यू कैन सी कि जब रिसेशन हुआ था, कार्बन परमिट्स की वैल्यू 35 यूरोज अगर होती थी फॉर 1 कार्बन क्रेडिट, it came to सीधा 9 euros. So people will buy more credits and use it later on, right? So this pricing and everything, it's varying and it's dependent on a lot of factors. ठीक है, यहाँ पे भी लोग और कंपनीज बहुत सारा घोटाला करने की कोशिश करती है। They'll buy all the carbon credits, they'll use it later on, and they'll pollute like hell. Do you agree? Do you understand what I'm saying? Yes, sir. है ना? ये अलग ही हर्षद मेहता जैसा स्कैम है, कंपनीज का छोड़ो, कंट्रीज का। तो वो तो शेयर मार्केट जैसा ही हुआ नहीं तो। बस वैसा ही हुआ। वहां पे शेयर्स की बात होती है, यहाँ पे कार्बन क्रेडिट की प्राइस होती है। कार्बन क्रेडिट इज ऑल्सो करेंसी, यू थिंक ऑफ इट एज अ वर्चुअल करेंसी, जैसा बिटकॉइन है वैसा ही। बिटकॉइन तो अभी अभी आया है और पॉपुलर हुआ है। यू कैन सी दिस इज वे बैक 2009 का ट्रेंड है ये। So that is why these mechanisms are very much controversial, you can say, क्योंकि किसी के पास इसका फिक्स्ड जवाब नहीं है। कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ मार्केट क्रैश हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, तो कंपनीज विल फाइंड अ वे आउट, कंट्रीज विल फाइंड अ वे आउट। ओके, यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, इट्स अ वेरी क्लोज्ड ग्रुप ऑफ कंट्रीज, है ना? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको शायद वीजा भी नहीं लगता है। तो अगर मैं जर्मनी में हूँ, मैं ज़्यादा पोल्यूट कर रहा हूँ, पास में मेरे नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स इज वेरी गुड फॉर विंड एनर्जी, तो व्हाट विल आई डू, आई विल इन्वेस्ट सम यूरोज इन द नेदरलैंड्स विंड प्रोजेक्ट, और मैं अपनी कंट्री में पोल्यूट करते रहूँगा। तो पीपल ट्राई टू यू नो गेट अराउंड द सिस्टम। या फिर जैसे मेरे पास जो मेरी फैक्ट्री है जो पोल्यूट कर रही है, वो जर्मनी में है, ठीक है? जर्मनी में कार्बन क्रेडिट का प्राइस है 35 यूरो, 40 यूरो,
और द सेम कार्बन क्रेडिट अगर मुझे मेरी नेबरिंग कंट्री में उसके हाफ प्राइस में मिलता है तो मैं क्या करूंगा, अपनी पूरी की पूरी फैक्ट्री पास वाली कंट्री में शिफ्ट कर दूंगा। एक बार का खर्चा होगा बट हमेशा के लिए चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। राइट, दीज आर द वेज इन विच द कंट्रीज एंड कंपनीज दे ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। इसलिए बिकॉज ये सिस्टम इतनी तरह फिक्स नहीं है, टिल पीपल क्रिटिसाइज इट अ लॉट। Okay, so this kind of flowchart summarizes what happens in a carbon credit or carbon trading. This is a company, it will have a fixed number of carbon credits. ठीक है, it has to monitor its emissions उतने ही रखने हैं जितना बोला गया है, but it has this option, it can invest in a tree plantation or wind project or solar project, okay, or some other biogas generation project in some other part of the world. It can claim carbon credits for it and it can keep polluting. Right, this is that vicious cycle. Okay, again the definition is given here, one carbon credit is equal to 1 ton of greenhouse gas emission reductions. Okay, greenhouse gas CO2 नहीं लिखा है because अगर कोई और greenhouse gas हुआ मीथेन जैसा तो उसको भी आप कार्बन क्रेडिट के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। Is it clear now what is carbon credit, what is carbon trading? Yes. ओके, अब ये वो कोलैबोरेशन की बात है जो मैं आपको बताया था दैट द यूरोपियन यूनियन इज डूइंग वेरी गुड इन दिस टर्म्स बट इंडिया में नहीं है, सो दे आर ट्राइंग टू मेक अ जॉइंट प्रोग्राम, द यूरोपियन यूनियन इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्लीन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजी या उतने रिसोर्सेज नहीं है, सो द यूरोपियन यूनियन इज लुकिंग एट 4 एरियाज इन विच वी कैन इम्प्रूव। ठीक है, उसमें हमें हेल्प कर रहा है। अगेन ऐसा मत सोचो कि हम पे कुछ एहसान कर रहे हैं या फिर हमारे बारे में अच्छा सोचते इसलिए हमारे पास आके वेजिटेशन कर रहे हैं। इट्स बिकॉज दे आल्सो वांट टू अर्न कार्बन क्रेडिट्स, सिंपल एज दैट। ओके, सो दे आर इंक्रीजिंग आवर ऑफशोर विंड डेवलपमेंट। हमारे पास कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है, व्हेन यू टॉक अबाउट कोस्टल गुजरात, महाराष्ट्र, इवन ओडिशा, केरला, यू हैव अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ऑफशोर विंड डेवलपमेंट। ठीक है, आपके लैंड बॉर्डर के बाहर सी में वो विंड के टावर्स इंस्टॉल करके उससे एनर्जी, विंड एनर्जी जनरेट करना। सो दिस इज वन पार्ट वेयर दे आर फंडिंग अस, वेयर दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर। द अदर इज द बायोमास इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि पेट्रोल के अंदर 10% एथेनॉल मिलाना, तो दैट इज नथिंग बट बायोमास इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन। अब ये कहाँ से आता है? हमारे पास जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ना, जो स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम्स हो रही है अभी दिल्ली एनसीआर में, वट एवर वी हैव दिस ड्राई रिफ्यूज फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फील्ड, उसको हम इजीली एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी से फ्यूल बन सकता है एंड देन वी यूज इट विथ आवर कन्वेंशनल फ्यूल्स पेट्रोल के साथ। सो दिस इज वन एरिया वेयर दे आर हेल्पिंग अस, दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग अस। ठीक है, क्लीन एनर्जी अगेन न्यूक्लियर एनर्जी एज वेल, सोलर एनर्जी, हाइडल, जियोथर्मल, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। एंड द लास्ट इज सस्टेनेबल सिटीज। सस्टेनेबल सिटीज बनाना, अभी तक हमारे देश में ऐसा कुछ सस्टेनेबल सिटी नहीं है एज सच। ठीक है, हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं बट वी डोंट टॉक अबाउट सस्टेनेबल सिटी। So these are the 4 areas where this initiative is cooperating with us, helping us, funding us, but it's not out of goodwill, it's because they are also earning some carbon credits out of it. Okay, but still इसका फायदा हो रहा है because European Union is very way ahead in these type of initiatives. We are very behind, so fine, it will benefit us also. ठीक है, agree? Yes, sir. Okay, just one response. What about others? Okay. Yes, sir. If you go through the news articles या फिर look about the Scandinavian countries. Scandinavian countries मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो you can see कि उनका वेस्ट यूटिलाइजेशन प्रोग्राम इतना अच्छा है, उनको दूसरी कंट्री से वेस्ट इंपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो अपने
जो प्लांट्स है, जो उनके इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, वो कंटिन्यूसली उनको ऑक्यूपाई कर सके। इतना अच्छा प्रोग्राम है उनका, इतना अच्छा मैकेनिज्म है कि अपने कंट्री का 100% वेस्ट वो डिकम्पोज या मतलब कुछ रिसाइकल, रिड्यूस ऐसा कुछ करते हैं, या फिर लैंडफिल में अल्टीमेटली। सो सच अ गुड प्रोग्राम दे हैव डेवलप्ड कि उनके पास वेस्ट कम बढ़ जाता है, वो अपनी नेबरिंग कंट्री से फिर इंपोर्ट करते हैं वेस्ट, ताकि उनका प्लांट चलते रहे, उनका जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वो चलते रहे। So we have to reach that level. We are nowhere near that level. Okay. So these type of initiatives, they are kind of beneficial for both the parties. ठीक है? So we have covered this aspect. The next topic is carbon negative and carbon positive. Have you heard these terms? What these terms mean? Yes, sir. Can you tell me what it means very briefly, and which are the carbon negative countries on the planet? So carbon positive countries are like they producing carbon about a certain limit, and the carbon negative countries they absorb carbon dioxide that excess in the air. Some of the negative carbon countries like Bhutan. I know only of Bhutan, no other. Okay. बाकी दो कंट्री साउथ अमेरिका में है। पैनामा इज वन कंट्री। पैनामा यू माइट बी नोइंग बिकॉज ऑफ द पैनामा कैनाल। Yes, sir. जस्ट उधर रीजन अलग है, बिकॉज दे आर लाइक कंप्लीटली फॉरेस्ट एरिया, तो इट्स गुड फॉर देम। So this video which we will see right now, it's a TED talk. Okay, it's a TEDx talk by one such carbon negative country. You all know which one it is. Okay, it's a lengthy video, but it's a good one. You just listen to it fully. Okay, so I will start. I'll start that video. Okay, it's a lengthy video, but just attend it. It's about Bhutan. I will summarize it for you. Bhutan is between the two of the most polluting countries of the planet, China and India. भूटान तो खुद कार्बन नेगेटिव है, बट जितना पोल्यूशन चाइना और इंडिया करता है, उसकी वजह से भूटान को कितना सफर करना पड़ रहा है, दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड। ऑल्दो उनका कोई गलती नहीं है, स्टिल दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द pollution by other countries. Okay, so this is all that in the video. I'll just start it. Okay. In case you're wondering, no, I'm not wearing a dress. And no, I'm not saying what I'm wearing underneath. This is a ko. This is my national dress. This is how all men dress in Bhutan. That is how our women dress. Like our women, we men get to wear pretty bright colors. But unlike our women, we get to show off our legs. Our national dress is unique. But this is not the only thing that's unique about my country. Our promise to remain carbon neutral is also unique. And this is what I'd like to speak about today, our promise to remain carbon neutral. But before I proceed, I should set you the context. I should tell you our story. Bhutan is a small country in the Himalayas. We've been called Shangri-La, even the last Shangri-La. But let me tell you right off the bat, we are not Shangri-La. My country is not one big monastery populated with happy monks. The reality is that there are barely 700,000 of us, sandwiched between two of the most populated countries on earth, China and India. The reality is that we are a small, underdeveloped country doing our best to survive. But we're doing okay. We are surviving. In fact, we are thriving.
And the reason we are thriving is because we've been blessed with extraordinary kings. Our enlightened monarchs have worked tirelessly to develop our country, balancing economic growth carefully with social development, environmental sustainability, and cultural preservation, all within a framework of good governance. We call this holistic approach to development gross national happiness, or GNH. Back in the 1970s, our fourth king famously pronounced that for Bhutan, gross national happiness is more important than gross national product. Ever since, all development in Bhutan is driven by GNH, a pioneering vision that aims to improve the happiness and well-being of our people. But that's easier said than done, especially when you're one of the smallest economies in the world. Our entire GDP is less than $2 billion. I know that some of you here are worth more individually than the entire economy of my country. So our economy is small. But here's where it gets interesting. Education is completely free. All citizens are guaranteed free school education, and those that work hard are given free college education. Healthcare is also completely free. Medical consultation, medical treatment, medicines, they're all provided by the state. We manage this because we use our limited resources very carefully, and because we stay faithful to the core mission of GNH, which is development with values. Our economy is small, and we must strengthen it. Economic growth is important, but that economic growth must not come from undermining our unique culture or our pristine environment. Today, our culture is flourishing. We continue to celebrate our art and architecture, food and festivals, monks and monasteries. And yes, we celebrate our national dress too. This is why I can wear my kohl with pride. Here's a fun fact. You're looking at the world's biggest pocket. It starts here, goes around the back, and comes out from inside here. In this pocket, we store all manner of personal goods, from phones and wallets to iPads, office files, and books. But sometimes even precious cargo. So our culture is flourishing, but so is our environment. 72% of my country is under forest cover. Our constitution demands that a minimum of 60% of Bhutan's total land shall remain under forest cover for all time. Our constitution, this constitution, imposes forest cover on us. Incidentally, our king used this constitution to impose democracy on us. You see, we, the people, didn't want democracy. We didn't ask for it. We didn't demand it. And we certainly didn't fight for it. Instead, our king imposed democracy on us by insisting that he include it in the constitution. But he went further. He included provisions in the constitution that empower the people to impeach their kings, and included provisions in here that require all our kings to retire at the age of 65. Fact is, we already have a king in retirement. Our previous king, the Great Fourth, retired 10 years ago at the peak of his popularity. He was all of 51 years at that time. So as I was saying, 72% of our country is under forest cover.
And all that forest is pristine. That's why we are one of the few remaining global biodiversity hotspots in the world. And that's why we are a carbon neutral country. In a world that is threatened with climate change, we are a carbon neutral country. Turns out it's a big deal. Of the 200 odd countries in the world today, it looks like we are the only one that's carbon neutral. Actually, that's not quite accurate. Bhutan is not carbon neutral. Bhutan is carbon negative. Our entire country generates 2.2 million tons of carbon dioxide. But our forests, they sequester more than 3 times that amount. So we are a net carbon sink for more than 4 million tons of carbon dioxide each year. But that's not all. We export most of the renewable electricity we generate from our fast-flowing rivers. So today, the clean energy that we export offsets about 6 million tons of carbon dioxide in our neighborhood. By 2020, we'll be exporting enough electricity to offset 17 million tons of carbon dioxide. And if we were to harness even half our hydropower potential, and that's exactly what we're working at, the clean, green energy that we export would offset something like 50 million tons of carbon dioxide a year. That is more CO2 than what the entire city of New York generates in 1 year. So inside our country, we are a net carbon sink. Outside, we are offsetting carbon. And this is important stuff. You see, the world is getting warmer. And climate change is a reality. Climate change is affecting my country. Our glaciers are melting, causing flash floods and landslides, which in turn are causing disaster and widespread destruction in our country. I was at that lake recently. It's stunning. That's how it looked 10 years ago. And that's how it looked 20 years ago. Just 20 years ago, that lake didn't exist. It was a solid glacier. A few years ago, a similar lake breached its dams and wreaked havoc in the valleys below. That destruction was caused by one glacial lake. We have 2,700 of them to contend with. The point is this: my country and my people have done nothing to contribute to global warming. But we are already bearing the brunt of its consequences. And for a small, poor country, one that is landlocked and mountainous, it is very difficult. But we are not going to sit on our hands doing nothing. We will fight climate change. That's why we have promised to remain carbon neutral. We first made this promise. Guys, I think our time is up. Do you want me to continue with the video? Around 7 minutes are still there in the video. Do you want me to continue, or do you have another class? We have another class. Okay. Okay, then I will stop this video. I think it was very informative. You know, if you listen to it, the next 7-8 minutes will also go very nicely. But yeah, I will have to stop it over here. I think we are out of time. Professor Manish will take over from the next time. I hope you learned something. Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, then guys, we can stop the meeting. You guys can leave. Thank you very much.